जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 8th वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंस डोज की वीडियोस आपकी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, सीडीएस में आने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है, प्लस जो न्यू एडिशनल कॉन्सेप्ट इन पेपर्स में ऐड होता है उनके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 727 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एक कार्नोट इंजन है जो कि 727 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। तो आपको बताना है कि इंजन की दक्षता क्या होगी। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स का मुश्किल से, एयरफोर्स नेवी का मुश्किल से ही कोई प्रैक्टिस सेट जाता होगा जहां पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट इंजन या हीट इंजन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो, हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दक्षता एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस T2 बाई T1। क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस T2 बाई T1 या फिर 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहला डाउट आता है बच्चों को कि T2 क्या होगा और T1 क्या होगा। तो दोनों में से जो ग्रेटर टेम्परेचर है वो T1 होगा और जो लेस टेम्परेचर है वो क्या होगा आपका T2। तो T2 क्या है आपका 27 डिग्री सेल्सियस और T1 क्या है आपका 727 डिग्री सेल्सियस। क्या हम इसको सेल्सियस में रख दें? नहीं, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं और ये बन गया 300 केल्विन। इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये बन गया कितना? 1000 केल्विन। इतना समझ आया? ठीक है, बिकॉज हीट का तो दे ही नहीं रखा कुछ भी, तो ये लेंगे नहीं। और सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में करने के लिए आप 100 से यहाँ गुणा कर दो 100% और उतने से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, अब 1 माइनस ये लिख देंगे हम इसको 300 डिवाइड बाय 100 इंटू में 300 डिवाइड बाय 1000 आएगा। तो वो एफिशिएंसी परसेंटेज में कितनी आ जाएगी आपके पास? एफिशिएंसी आ जाएगी 700 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100। 2 गए, 1 0 से ये गया, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 70%। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो गई? 70%। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कभी किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। तो क्वेश्चन होता है नो। क्यों? Q2 जो होता है वो कांट बी इक्वल टू 0 होता है। अब Q2 क्या हो गया? Q2 होता है रिजेक्टेड हीट। आप कोई सा भी इंजन ले लो, बाइक का इंजन ले लो, आप मोटरसाइकिल आप कार का इंजन ले लो, ट्रक का इंजन ले लो। ठीक है, शिप में भी इंजन लगे होते हैं, कहीं पे भी जो भी इंजन लगा हुआ है आप देखोगे वहां पर कि वो किसी ना किसी फॉर्म में हीट को रिजेक्ट कर ही रहा है। चाहे वो गर्म होके करे, चाहे वो फ्यूल को अनवांटेड तौर पे बाहर निकाल के करे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फॉर्म में वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। उसीलिए हम लुब्रिकेंट्स भी डालते हैं इंजन में। ठीक है, तो वहाँ पर Q2 कांट बी इक्वल टू 0, Q2 कभी 0 नहीं हो सकता, तो एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, पर अगर हम कार्नोट इंजन पे बात करें तो क्या होता है कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन था। ठीक है, जो कार्नो सादी नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिसका सिर्फ मॉडल दिया था उन्होंने, का हाइपोथेटिकल मॉडल, कि अगर ऐसा इंजन होगा तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने कंटेनर लिया, पिस्टन लिया और उसके अंदर उन्होंने कौन सी गैस की सोची थी? आइडियल गैस की। ठीक है, उन्होंने बोला कि सबसे पहले उसको सोर्स पे रखो। सोर्स क्या करेगा? सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। हेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे ही आप आइडियल गैस को यहाँ पे रखोगे उसके बाद आप उसको उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस करो। इंसुलेटिंग स्टैंड से आप उसको सिंक पे प्लेस करो और सिंक से उठा करके वापस उसको कहाँ प्लेस करो? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, ऐसा उन्होंने अपना एक आइडिया दिया था, रफ आइडिया दिया था कार्नोट इंजन के बारे में। पर एक्चुअल लाइफ में तो हम हीट इंजन को यूज़ करते हैं। तो कार्नोट हीट इंजन के ऊपर 2019 में
से जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने लगे हैं, वो जो मेरा पर्पस इन वीडियोस का मैं वो बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है P वर्सेस V ग्राफ कैसा जाता है। ठीक है, तो ये P वर्सेस V ग्राफ आप देखो, यहाँ से चले एरो नीचे, ये एरो ऊपर, फिर से आप वहाँ पे इनिशियल पोजीशन में पहुँच गए। दैट्स वाई आप इसको क्या कहते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करने वाला इंजन बोलते हो। तभी तो ये कहता है कि मैं 100% एफिशिएंसी दे सकता हूँ। ठीक है, बट एक्चुअल लाइफ में जो इंजन यूज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे यूज होता है। किस पे यूज होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे, जबकि कार्नोट इंजन किस पे यूज होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे। फर्क पता लग गया दोनों का। अब जो पहला प्रोसेस है ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, समतापी प्रसार, और दूसरा यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस था, ठीक है, वो क्या था आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। तीसरा क्या था आपका ये वाला साइकिल, ये फिर से क्या था आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, मतलब समतापी संकोचन। ठीक है, चौथा क्या था आपका, यहां से यहां वापस गए तो वो क्या था आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धश्म, आपका रुद्धश्म संकोचन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले से 1 से 2 में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, तो हम कहेंगे आइसोथर्मल। 2 से 3 में जो होती है वो एडियाबैटिक, 3 से 4 में जो होता है वो आइसोथर्मल, और 4 से 1 में जो वापस होता है वो क्या होता है एडियाबैटिक। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन अब और बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार, कि कौन से प्रोसेस के दौरान, कौन से साइक्लिक प्रोसेस के दौरान आपने उसमें हीट ऐड करा, तो आपने हीट को ऐड किस में करा है, पहले से, पहले वाले में, पहले से दूसरे में जा रहे हैं ना हम जब, तो वहां पर, और तीसरे से चौथे में जा रहे हैं तो यहाँ पर हीट हमने उससे ले लिया है। ठीक है, तो क्यू रिजेक्ट, आप हीट लेते कब हो, आप तीसरे से चौथे, और तीसरे से चौथे में कौन सा था आइसोथर्मल कंप्रेशन, बिकॉज आपको पता होगा एडियाबैटिक में तो क्या होता है, हीट आप ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। ठीक है, रुद्धश्म प्रक्रम में क्या करते हो आप, आपको हीट को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन और क्रिएट हो गया कि हीट सप्लाई कब करते हो, पहले से दूसरे में, और हीट रिजेक्ट कब करते हो, तीसरे से चौथे में। क्लियर, तो ये 4 साइकिल के ऊपर काम करता है। ठीक है, 4 साइक्लिक प्रोसेस हैं एक तरह से, मतलब ओवरऑल तो 1 है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन और ये ग्राफ, आपको एक ग्राफ आया था, वहां पर ये बोल दिया था ABCD, तो आपसे ये पूछा था B और C। ठीक है, बी बहुत कम चांसेस होते हैं जब नेवी एयरफोर्स में आपका ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, पर आते भी हैं। ठीक है, तो बी और सी में उन्होंने पूछा था कि वो कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बता देता हूं अब मेरे क्वेश्चन करने के बाद कि वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, रुद्धश्म प्रसार को बता रहा है। ठीक है, तो 2 तो एक्सपेंशन होते हैं और 2 कंप्रेशन होते हैं। आई होप आपको कार्नोट इंजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फार्मूले एफिशिएंसी, दक्षता के इसके फार्मूले होते हैं 1 - T2/T1 और 1 - Q2/Q1। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी तरह की प्रोसेस होती हैं, तो मैं कहूँगा 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक, मतलब 2 समतापी और 2 रुद्धश्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, यस अगेन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत बार कंफ्यूज होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि जैसे ही आपसे पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो अगर मैं आपको बताऊं, जर्नल बताता हूं, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे आप याद रख लोगे कि यहाँ पर आंसर आता है 0। ठीक है, आइडियल एमीटर जो होता है वहां पर क्या होता है, आपका प्रतिरोध आपको 0 दिखाना पड़ता है। ठीक है, पर कोई चीज़ आइडियल होती नहीं, आदर्श होती नहीं, तो हम 0 बोलते भी नहीं। ठीक है, बट आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है और आपने ये सीखा है कि गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि ये एमीटर का प्रोसेस है, ये गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट IG था, तब हम इसके पैरेलल में एक छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस की शंट लगा देते हैं। ठीक है, लेस रेजिस्टेंस का एक वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एमीटर की फॉर्मेशन लेता है। बट जब आइडियल होगा तो लेस करते 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 कितना लेस कर दो, 0 तक कर दो, बस यही इसका तरीका हो गया। ठीक है, और अगर आप वोल्टमीटर बनाते तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते और वो कैसी होती, बेहद हाई, ठीक है, उच्च होती। ठीक है, तो एक आइडियल वोल्टमीटर में पूछ ले आपको रेजिस्टेंस कैसी होती है, तो आप हाई करते करते कितना हाई, हमको पता ही नहीं, तो हम कितना कर देंगे उसको, इनफाइनाइट। ठीक है,
तो ये वोल्ट मीटर का हुआ और ये क्या हुआ, एमीटर का। और इसके ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल भी बनाए तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो कि इस पॉइंट पे वोल्टेज और इस पॉइंट पे वोल्टेज, ओवरऑल दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसको भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा आई जी इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आई जी इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक है, यहाँ से ओवरऑल निकाल लो, आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो, आर एस निकाल सकते हो। ठीक है, तो गैस ये था आपका गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन आज मैंने एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यहाँ पे पुट अप किया है, क्योंकि जब कभी भी ये क्वेश्चन आया है तो बच्चों का आंसर भी न गलत ही आया है, मतलब छोड़ करके ही आए हो इस क्वेश्चन को। क्यों उसका रीज़न है, मेरे पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ए स्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम, एक स्फेयर था, एक गोला था जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, वो रेस्ट पे था, मतलब विराम अवस्था में था, सडनली ब्रेक हुआ 3 पार्ट्स में, इस तरह से कि 2 पार्ट्स का जो द्रव्यमान है, मास है, वो m/4 और m/4 था, और वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब लंबवत दिशा में 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड से चल पड़े। तो वेलोसिटी बतानी है आपको थर्ड पार्ट की। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि टोटल मास कितना था, m, 2 पार्टिकल टूटे m/4 में और m/4 में, तो इसमें से m/4 माइनस m/4 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, m माइनस ये तो 2m हो जाएगा, 2m/4 ये कट गया, तो तीसरा जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता है आपको कई बुक्स में कि एक पार्टिकल टूटा है 2:1:1 में, 2:1:1 में, यही है। ठीक है, 2:1:1 में टूट गया, बट वहाँ पर जो चीज़ होती है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में भी जाता है, बट वहाँ पे जो चीज़ होती है वो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक समान होती है और बच्चा बेहद आसान तरीके से कर लेता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अभी इसका डायग्राम बना करके आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ आएगा। ये m/4 वाला चल पड़ा और ये भी m/4 वाला यहाँ से चल पड़ा। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी मान सकते हो। तो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्ट अपोजिट जाएगा कौन, आपका m/2, और इसकी वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, मैंने v मान ली। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोण जो दिया है, लंबवत बोला है, वो 90 डिग्री बोला, परपेंडिकुलर बोला है, तो ये। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं यहाँ पर भी वही तरीका जो पुराने क्वेश्चन में करते हैं। एक तो ऊर्जा संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, तो वो ये भी मान लेते कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। गलत हो जाएगा बेटे, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, जब 2 वेक्टर एक समान होते हैं ना तो उनके बीच में से जाता है उनका रिजल्टेंट। ठीक है, पर मतलब यहाँ पर तो कुछ अलग बनेगा, यहाँ पर एक 37 बनेगा और एक 53 डिग्री बनेगा, और आपको क्या करनी पड़ेगी, 3, 4, 5 की ट्रायंगल लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लेंथी बन जाएगा, पर हम तो अक्लमंद हैं, हमको 2-3 चीज़ें पता हैं। मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ इसका। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम हमको क्या बताता है कि कोई बाह्य बल नहीं लगा तो F = 0, तो समेशन ऑफ mv इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने मान लिया ये i कैप डायरेक्शन है और ये j कैप डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले रखा m/4 3i कैप प्लस m/4 4j कैप प्लस m/2 v। ठीक है, इक्वल टू 0। मेरे को इसकी डायरेक्शन पता नहीं तो मैंने कुछ लिखी भी नहीं। ठीक है, बट अब मैं इन सभी को एक साइड ले जा सकता हूँ, m/2 v, कोई डायरेक्शन आप लिख सकते हो, x y z अपने मन से जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, माइनस में देखो m/4 कॉमन आ रहा है तो m/4 कॉमन ले लिया, तो ये ओवरऑल इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। इतना समझ आया, m से m उड़ गया, तो v/2 इक्वल टू -1/4 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है,
ये 2 से 2 भी उड़ गया तो 1/2। पर मेरे को तो मैग्नीट्यूड में पूछा है ना, क्वेश्चन को मैग्नीट्यूड में पूछा है तो 1/2 तो मैंने इधर रखा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होता है 16 + 9 मतलब 5, ठीक है, मतलब 25/2 और ये बन जाएगा 5/2। आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, क्या ऑप्शन में दे रखा है, देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट अगेन इसका मैं एक और तरीका दिखाता हूँ अब आपको। आप सभी को पता है यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने संवेश संरक्षण का नियम लगाया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। वो वाला पेज भर गया था पूरा, तो चलो देखो अब मैं मान लेता हूँ ये P1 था मोमेंटम, ये P2 था और ये क्या था आपका, ये P3 मोमेंटम था। आपको पता है संवेग जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होगी तो सदिश राशि के नियमों का भी पालन करेगी, वो बिल्कुल करेगी। तो ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा वही तो इसको बैलेंस करेगा यहाँ से। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा P1² प्लस P2² इक्वल टू P3, ठीक है। P3 का स्क्वायर नहीं, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो P1² P2² P3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सब पता है ये m/4 था, ये 3 था तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ये m/4 था और ये 4 था, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये m/2 था, ये इसका स्क्वायर तो v² कर दिया, ठीक है। अब देखो m²/16 m²/16 ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने m²/16 यहाँ से भी आना था यहाँ से भी आना था, कॉमन ले लिया, m²/4 v², m² से m² कट गया, ये कितना बचा 4, ठीक है। तो v² का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25/4, तो v का मान कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों तरीके, अगर आपको बेसिक आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न द बेसिक, देन गो फॉर द बेसिक, यू विल ऑब्टेन द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 2.5। और अगर कोई बच्चा अभी भी 45 डिग्री और 45 डिग्री मान के करता है, भाई आप अपने तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मजाक कर रहा था, इन्हीं दो तरीकों से करना आप, ठीक है। दोनों बेसिक हैं आपके। नेक्स्ट, यस अगेन अच्छा क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, गूगल पे कई जगह आप डाल के भी देखेंगे, कई बच्चे नहीं मानते, बोले सर ने गलत बताया होगा शायद, मैं चेक करता हूँ। तो बेटे गूगल पे पहला आंसर गलत है मैक्सिमम, जो क्योंकि मैं पहले चेक करके आपके लिए तैयार रखता हूँ वो चीज़ें जो मेरे को डाउट में रखती हैं कि मैं ये चीज़ बताऊँ और आप चेक करोगे ही करोगे, ठीक है। कहता है एक लिक्विड है वो किसी भी बर्तन में डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको गीला कर देता है, ठीक है। लिक्विड वेट्स ए सॉलिड सरफेस कंप्लीटली, द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन द सफिशिएंट लॉन्ग ट्यूब इज, ठीक है। एक द्रव ठोस को पूर्णतः भिगो देता है, पर्याप्त लंबाई की केशक नली में द्रव का चंद्र तल होगा। तो आपको पता है वो भिगो रहा है उसको, ठीक है। भिगो रहा है तो वहाँ पे कौन से बल लग रहे हैं, एडहेशन लग रहा है, ठीक है। दो विपरीत वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, ठीक है, आपका एडहेशन होता है, आंसजन बल होता है ना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, क्या हो गया, एडहेशन फोर्सेस लग गए वहाँ पर, तो जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा। उसको हम किसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अवतल बनेगा। देखो ये जब वाटर को, जब पानी को आप क्या करते हो किसी केशिका नली में डालते हो तो सरफेस की शेप कैसे बनती है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कब पढ़ा था, ये लाइव एग्जांपल देखते थे आप केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में इसको कब देखते थे, जब आप कैपिलरी ट्यूब लेते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वो ब्यूरेट पीपेट वाला, ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए वो मोहर साल्ट के एक्सपेरिमेंट करते थे, तो मनिस्कस देखते थे ऊपर से आप उसका, ठीक है, चंद्रतल देखते थे, क्योंकि आपने उसमें पानी मिलाया था और पानी में सॉल्ट मिलाया था, और सॉल्ट जनरली पानी का थोड़ा बहुत नेचर चेंज करता पर इतना भी नहीं करता कि वो एडहेशन बल से कोहेशन की ओर ले आए, ठीक है। आंसजन बल से लेकर के वो कहाँ चला जाए, आपका सामंजस्य बल में चला जाए, ऐसा नहीं करता। तो शेप कुछ ऐसी मिलती थी आपको, ठीक है। और वो शेप कैसी होती है, ये वाली शेप होती है कनकेव, मतलब अवतल, और ये कैसी होती है, कन्वेक्स। ये जब होता है जब पार्टिकल के बीच में खुद में बहुत सारे फोर्स होते हैं,
ठीक है, तब तो वो ऐसी शेप बनाता है। और जब वो दूसरे के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, इस तरह की शेप बनाता है। जैसे ये एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बेस्ट है। H2O पार्टिकल्स में आपस में जो फोर्स होते हैं वो होते हैं कोहेसन, जबकि वो वाल्स के साथ भी फोर्स बना रहा होता है तो वो कैसे बनते हैं, एडहेसन। ठीक है, अब कुछ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको रिलेट कर सकते हो कनकेव लेंस से। ठीक है, किससे रिलेट कर सकते हो, कनकेव लेंस से। अगर ये शेप ऐसी है ना, तो बेटे ये इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, ऐसे, तो ये यूं फैल गया। ठीक है, इस तरह से फैल गया। अब मरकरी के केस में क्या होता है, मरकरी को आप कहीं पे भी गिरा दो, कहीं पे बिखरती नहीं है। ठीक है, आपस में छोटी छोटी बूंद बना लेगी, पर वो रहेगी स्फेरिकल। क्यों रहेगी स्फेरिकल, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह चलता है, वो एक सेंटर की ओर लगता है। वो जैसे कनकेव मिरर जो होता है ना, सॉरी, कनकेव जो लेंस होता है आपका, वो कैसा होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अपने में पड़ने वाली किरणों को किस तरह इधर इधर बाहर भी खेड़ता है, तो इसमें भी वही सा होती है। ठीक है, और ये आपका कनकेव ना सॉरी कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। तो मरकरी क्या करता है आपका, मरकरी के केस में आपका ये शेप बनता है, पानी के केस में आपका ये वाला शेप बनता है। ठीक है, और इन डायग्राम से हम इनके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरकत्व की विमा क्या होगी। तो बहुत सारे फार्मूले आप किसी से भी निकाल सकते हो, मैं एक छोटा सा फार्मूला लेता हूँ, पहले बता देता हूँ। EMF इजिकल टू -L di/dt। सबसे पहले कई बच्चे क्या याद करते हैं, इनके ऊपर की वैल्यू याद रख लेते हैं, 1 2 4 5 1 2। बेटे कितनों के याद रखोगे, ये फार्मूले याद रखो ताकि आपको न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद हो सके, प्लस आप किसी भी वक्त भूलो तो ऑन द स्पॉट ड्राइव कर सको। ठीक है, एक और फार्मूला होता है F फाई इजिकल टू Li। 3 से 4 फार्मूले होते हैं जहां पर आप इनके डायमेंशन को निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने इसको चूज करा है, यहां से करते हैं। EMF एक तरह का विभव होता है आपका, और विभव को आप लिखते हो वर्क डन बटे चार्ज। ठीक है, कार्य बटे में आवेश। ठीक, -L, माइनस का तो साइन का कोई चक्कर ही नहीं रहता, di/dt। तो आपको L का निकालना है, तो सभी को एक साइड ले जाओ, वर्क dt चार्ज इंटू में करंट। वर्क का क्या होता है, m1L2t-2। कार्य का क्या होती है विमा, m1L2t-2। टाइम की क्या होती है t। चार्ज की, आवेश की क्या होती है at, और धारा की क्या होती है a। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है a। तो t से t उड़ गया, क्या बचा m1L2t-2 a-2। विच वन ऑफ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, m1L2t-2 a-2। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपको फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। आप इजीली तरह से इसको इजीली, बिल्कुल इजीली फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर करने में कंजूसी ना करा करो बिल्कुल भी भाई, इनको शेयर करो। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। प्लस कई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस कम है, बट क्वेश्चंस कम है पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ले लूँ, वीडियो मेरे को छोटा ही बनाना होता है, क्योंकि बड़ी वीडियो वैसे भी बच्चे देखना पसंद नहीं करते, तो वीडियो छोटी रखने के चक्कर में मैंने थोड़े क्वेश्चन ले रखे हैं, पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। डेली आपको वीडियो मिल रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथ का भी मिले। आप ठीक है, मैथ के भी वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ जो राइट आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं नए। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन करके क्या करोगे, एग्जाम में देखने को नहीं मिलते वो लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ बच्चे वाले क्वेश्चन ही करके जाते हैं। बच्चे वाले क्वेश्चन से आप 20 नंबर का, 25 नंबर का अगर फिजिक्स है ना, ठीक है, तो वहाँ पे 12 नंबर ला सकते, पर 25 में से 20 नहीं ला सकते। पर यू हैव टू फाइट फॉर 20 आउट ऑफ 25। ठीक है, आपको 25 में से 20 के लिए फाइट करनी चाहिए, तभी तो आप जाकर के अपने मेरिट लिस्ट में नाम को देख पाओगे। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कोई कमी लगती है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से पूछिए कि सर इस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं उस वक्त नहीं पर थोड़ी देर बाद उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। अगर आप फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो मेरे, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जा करके रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप साथ वाले बच्चों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन वहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है,
प्लस लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से कहें कि चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।